नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी। मेरे शो पिनास का पंच में आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त पूरे देश में एक ही सवाल सबकी जुबान पर है कि क्या महंगे दिन आने वाले हैं, क्या महंगाई बढ़ने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरे देशवासियों से अपील की है कि खर्चों में कटौती की जाए, सोना कम खरीदा जाए, पेट्रोल डीजल तमाम फ्यूल जो है उन्हें कंजर्व किया जाए, साथ ही साथ कहा है विदेश यात्राएं जो है उनको स्थगित की जाए। और उसका असर जो है हम देख रहे हैं तमाम सरकारी दफ्तरों में, और जो स्टेट लेवल की जो बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की सरकारें हैं वो भी जिस तरह के मेजर्स ले रही हैं, तो उन मेजर्स को देख के लग रहा है कि क्या कोई बड़ा आर्थिक संकट जो है हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री देशवासियों को पैनिक मोड में नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन आने वाले दिन कितने मुश्किल हो सकते हैं। और जो ये वैश्विक संकट इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है, उस स्थितियों से जो बना है और पिछले एक लंबे वक्त से ये युद्ध चला आ रहा है, तो ऐसे में क्या जिसे कहते हैं ना, धीरे 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 फाइनली अब उस युद्ध का असर जो है वो दुनिया पर भी पड़ने लग गया है। युद्ध उन तीनों मुल्कों में चल रहा है, लेकिन अब उसका असर दुनिया पर पड़ने लगा है। और दुनिया पर वो असर कैसे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, हिंदुस्तान के लोगों को कितना तैयार होने की ज़रूरत है, क्या इकोनॉमिक स्लो डाउन आने वाला है, और क्या महंगाई जो है वो अपने नए रिकॉर्ड बनाएगी, और कंज्यूमर जो आम महंगाई दर होती है उस पर कितना असर पड़ेगा। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर दीप्ति इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सवाल है बहुत ही लोगों की ज़ुबान पर है कि भाई क्या हम तैयार हो जाएं, वी शुड ब्रेस आवरसेल्व्स कि बहुत महंगे दिन आने वाले हैं। देखिए, बहुत महंगे तो नहीं, लेकिन महंगे दिन ज़रूर आने वाले हैं। इसके लिए कोई दो राय नहीं है पिनास जी, क्योंकि ये समझना होगा कि ये आर्थिक संकट जो है ये वैश्विक संकट है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म, हमने अभी तक बहुत सारे पैट्रियोटिज्म सुने थे, देश के लिए मरने की बात सुनी थी, लेकिन ये जो इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म का जो आह्वान आया है वो इसीलिए आया है कि लोगों के ऊपर कम से कम भार पड़ेगा ज़रूर, लेकिन ये भी है कि सरकार बहुत पूरी तरीके से तैयार है। सरकार तैयार है, लेकिन हम लोग कहाँ से जो महंगाई है वो कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर में देख सकते हैं, और क्या डोमिनो इफेक्ट, क्योंकि एक आम आदमी कहेगा भाई ठीक है तेल और ये सभी तो बंद हो रहा है, और हमारी सरकार दावा करती है कि हमारे पास काफ़ी भंडारण मौजूद है, हमारे पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं तेल खरीदने के, तो जब सब कुछ है तो फिर हमें महंगाई क्यों झेलनी है। देखिए, सीधा सीधा ये समझते हैं कि कोई चीज़ मार्केट में 70 रुपये पे मिल रही थी, अब वो चीज़ मार्केट में ही 112 रुपये पे मिल रही है, और वो चीज़ कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। वो चीज़ है तेल, जिसकी दो चीज़ें हैं। एक तो वो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में 112 का मिल रहा है तो मैं यहाँ पे 70 की बजाय 80-90 का बना लूँ, है ही नहीं तेल। और दूसरी चीज़, तेल एक ऐसी बेसिक गुड है जो हर चीज़ में यूज़ होगी। आपको कुछ भी चाहिए, बाजार तक आएगा ना वो सामान, बाजार तक आएगा, खेतों से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, तो वो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो चाहे हम तेल कितना भी ले लें, वर्ल्ड से कहीं से भी सोर्स कर लें, वो 70 की बजाय जो प्री वॉर सिचुएशन थी वो अब 112, 160, मतलब 126 इस लेवल तक भी पहुंच गया था, और अभी भी 105-6 डॉलर पर बैरल पे वो चल रहा है। तो इसलिए ये संकट आना तो निश्चित है। अगर हम देखें कि अभी आंकड़े रिलीज हुए हैं, तो अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखें, सीधे सीधे एक आम भाषा में समझाएंगे, एकदम आम भाषा में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये होता है जितने पे सामान आप और मैं खरीद रहे हैं, जैसे जैसे दूध हो गया, ब्रेड हो गई, बिस्किट हो गए, मेरे बच्चे की स्कूल फीस हो गई, जो तेल मैं मार्केट से खरीद रही हूँ, इन सब चीज़ों को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो है 3.8%। जो वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखें और गवर्नमेंट के हिसाब से भी देखें तो 4% चलना चाहिए, तो वो अभी ठीक है। 8.3 लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स बन गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब जो प्रोड्यूसर जितने सामान में के लिए वो अपने रॉ मटेरियल के लिए जो दे रहा है, क्योंकि उसमें जो तेल है वो तकरीबन 27% उसमें इजाफा आया है, तो इसलिए इस होलसेल प्राइस इंडेक्स का अभी सरकार ने बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है लोगों को, लेकिन अगर ये हॉर्मुज़ नहीं खुला तो शायद अगले महीने का जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो भी बढ़ सकता है। यानी एक छोटी सी, अगर एक थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई करें, जो मैं समझी हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि एक तो ये है कि भाई तेल के बिना तो कुछ भी नहीं चलने वाला है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सब में लागत आएगी, पेट्रोकेमिकल्स, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल से तेल ही निकलता है, उससे फर्टिलाइज़र के लिए भी यूरिया की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, बहुत सारे पेट्रोकेमिकल वेस्ट जो होते हैं, उसके साथ बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो निकलते हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी स्लो डाउन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वो भी एक डोमिनो इफेक्ट होगा
कि आज मैं महंगा तेल खरीद रही हूँ या मेरे पास रॉ मटेरियल की कमी आ रही है, तो जाहिर सी बात है मेरा प्रोडक्शन कम होगा तो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगा ही। और दूसरी बात जो मैं आपको समझा रही हूँ कि जो दीप्ति जी ने कही कि भाई अगर मेरी लागत ही बढ़ गई है, जो मैम ने कहा ना कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि आप और मेरी ज़िंदगी में महंगाई अभी आई नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से जो उपभोक्ता के पास नहीं आई है, लेकिन जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जिसे कहते हैं ना होलसेल, यानी कि जो मेरे लिए बड़ी सप्लाईज बना रहे हैं, जो बाद में आके मुझ तक पहुंचता है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी लागत बढ़ गई है। ठीक है, वो रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, जो पेट्रोकेमिकल्स जो तमाम प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। भाई जो अगर कोई शख्स जो है महंगे पे बना रहा है तो फिर वो बेचेगा भी तो महंगे पे ना, वो अपने दाम बढ़ाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा दूध के दाम बढ़ गए, तो अब जाहिर सी बात है दूध का और पेट्रोल का कोई लेना देना नहीं है सिवाय इसके कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। तो वही जैसे मैं आपको समझा रही थी कि इस बार अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स 8 की दर को क्रॉस किया है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगली बार बढ़ सकता है। लेकिन ये समझने वाली बात है रेनाज जी कि युद्ध का 75वां दिन आज हो गया है, उसके बावजूद भी हम अगर इस क्वेश्चन लेवल पे हैं तो इसलिए जो मैं पहले बोल रही थी कि हमारी तैयारी है, वो तैयारी है। और अभी भी हमें क्वेश्चन मिल सकता है, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है जनता का कि अगर हम इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म दिखाते हैं तो हमारी जो ये ओवरऑल डॉलर, क्योंकि सामान तो लेना है बाहर से, दो चीज़ें आती हैं, इतना आपने तेल लेना है और वो तेल कितने आपको, उसके लिए रुपए की लागत हो रही है, जिसको हम कहते हैं रुपए डॉलर का जो कॉम्बिनेशन है। अगर मैं अपना ओवरऑल इंपोर्ट कम करती हूँ, इसको कहते हैं कैड जो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, कि जितना मेरे को डॉलर कमा रही हूँ मैं एक्सपोर्ट से और कितना डॉलर मुझे मिल रहा है इंपोर्ट से, उसके बीच का गैप अगर बढ़ता है तो मेरा जो रुपया है वो और कमज़ोर होता है डॉलर की बजाय। तो अगर मैं वो अपना इंपोर्ट ही कम कर लेती हूँ तो तेल की बचत करना, गोल्ड की बचत करना, वो सब उसी लिए मेजर्स हैं। तो शायद मेरा खर्चा जो आज हम बार बार बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म दिखाते हैं तो इतनी मार हमें इस महंगाई की नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म ये एक अलग शब्दावली है। अभी तक देश में युद्ध होता था, कोरोना काल का संकट आया था, या अन्न को लेकर या किसी भी तरह का कोई संकट जब देश पर आपदा आती थी तो सब लोग एक हो जाते हैं। फिर कोई पार्टी पॉलिटिक्स या फिर आपका जात धर्म, आपकी आइडियोलॉजी कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ आप एक तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होते हैं और आपको पता होता है अपने देश के लिए आपको ये करना है। तो प्रधानमंत्री यही अपील कर रहे हैं कि भाई वो नहीं चाहते हैं कि देशवासियों को महंगाई की मार झेलनी पड़े, तो उसके लिए अब भाई पेट्रोल डीजल वो खुद बनाने लगे, सस्ते दामों पे मिलने लगे, ऐसा तो होने नहीं वाला है। तो जो संकट आया है उसमें कैसे निपटा जाए। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं कहूँ, पुराने दिनों को याद करते हैं जब घर में बिजली जाया करती थी और इन्वर्टर होता था, तो इन्वर्टर तो चलेगा, वो 8 घंटे की कैपेसिटी है, अब 8 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता। लेकिन अगर आप 4 कमरों में बिजली और पंखा चला लेंगे तो फिर वो इन्वर्टर 8 घंटे की बजाय 4 घंटे में या 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो घर के सभी लोग इकट्ठे बैठते थे, थोड़ी देर वेट करते थे, लाइट ऑफ कर देते थे, वो छोटी छोटी चीज़ें होती थी, उस ड्यूरेशन को बढ़ा लेती थी। तो ऐसा ही होने वाला है कि ठीक है आपको थोड़ा थोड़ा पिंच होगा, लेकिन आप उसको कितना डिले कर सकते हैं और कितना उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं, ये आपके हाथों में। और शायद ये प्रधानमंत्री की अपील, जिसको लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है, खैर उनका काम है और मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उनका पर्पस यही है कि भाई ठीक है संकट आ रहा है, इस इफेक्ट को मैं मिनिमाइज कैसे कर सकता हूँ। बचा तो नहीं सकता कोई भी, मेरे हाथ में वो पावर नहीं है, लेकिन मिनिमाइज कैसे कर सकता हूँ। देखो प्राची जी, आपने कहा कि उनका काम है, उनका काम, इससे पहले आपने कहा था कि हर भारतवासी को एक वो तिरंगा दिखना चाहिए। काम है, लेकिन काम अफवाह फैलाना नहीं होना चाहिए। ये बात का मुझे अफसोस होता है, क्योंकि अगर 2013 से देखें, जो मैंने अभी आपको करंट अकाउंट डेफिसिट की बात बताई थी, उस समय हमारी ये जो दरें थी वो तकरीबन 4% थी जीडीपी की। तो मतलब आप समझ लीजिए जितना जीडीपी है उसका 4% हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पे है, और अब ये युद्ध से पहले 1 से 1.2% पे था। तो ऑलरेडी हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे थे। हमारे जो रिजर्व्स थे, जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, वो 360 बिलियन डॉलर्स का जो रिजर्व था वो 712 बिलियन डॉलर्स हुआ था, तो 712 से 716। तो जब ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में हम थे, इसी वजह से हम इस चीज़ को डिले कर पा रहे हैं, और इसी वजह से अगेन हमने बताया भी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 3.8 की दर आई है। उसमें देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, आलू और प्याज रोज़मर्रा की, हमारी किचन की, हर किसी की ज़रूरत है। आलू के दाम उल्टा 23% घटे हैं और प्याज के दाम 17% घटे हैं। तो हमने जो अपना उत्पादन बढ़ाया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, तो ये सब तरीके अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जो उत्पादन बाकी चीज़ों का है वो बढ़ता है। अलग कंट्री से हम तेल लेते हैं और अपना करेंट अकाउंट डेफिसिट बचा के अपने रुपए को गिरने से बचाते हैं। तो ये इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म दिखा के
और अगर अब ये भी खबरें आ रही हैं कि चाइना और ट्रंप और शी की बातचीत के बाद शायद होर्मुज़ खुल भी सकता है, तो शायद ये आर्थिक संकट जो हम अभी तक टालते आए हैं वो इतना बड़ा ना हो जितना अभी विपक्ष उसको बता रही ठीक है। एक सवाल ये भी आता है कि भाई अगर ये तमाम चीज़ें थीं, तो अगर हम ये क्योंकि ये हम जो ये करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, अगर हमने 3 महीने पहले लेने शुरू कर दिए होते, तो शायद अभी और बचत हो जाती, थोड़ा और हमें कुशन मिल जाता। विपक्ष को इससे भी आपत्ति है कि भाई आप इलेक्शन से इसलिए आपने नहीं किया, नहीं तो युद्ध शुरू हो गया था, आपको भी पता था कि आने वाला है, तो फिर आप थोड़ा और डिले कर लेते। अगर हम टाइमलाइंस को समझें तो युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ, होर्मुज़ उसी दिन बंद नहीं हुआ था। होर्मुज़ को बंद होते होते जब ये बात नहीं आगे बढ़ी, ऑलमोस्ट युद्ध के 20-25 दिन बाद, 20 दिन बाद वो होर्मुज़ बंद हुआ। और हमारी जो तेल की है, नहीं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ ईरान लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, मेरी सरजमीन पर थोड़ी कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो होर्मुज़ बंद हुआ तब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, और तब भी ये लग रहा था, क्योंकि जब ईरान की तरफ से हुआ कि खुल जाएगा तो लगा था खुल जाएगा, फिर वो बाद में ब्लॉकेट की स्थिति आ गई, और ईरान से हमारे संबंध अच्छे थे तो हमारे तो तेल फिर भी आ रहे थे जहाज़। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं किया, पर सरकार नज़र बनाए हुई थी, स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी, हमारे पास रिजर्व स्टॉक्स थे, तो इसके चलते सरकार ने सोचा कि पैनिक मोड में क्यों जाना, जब हमने डाइवर्सिफाई भी कर लिया। लेकिन अब जो 10 मई को था कि अभी भी लग रहा था कि पीस डील फाइनल हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, इसलिए सरकार को 10 मई को ये एक स्टेप उठाना पड़ा। क्योंकि अगर इलेक्शन की बात करो तो इलेक्शन तो 29 अप्रैल को खत्म हो गए थे, तो कर देते इस 30 अप्रैल को ही, पर नहीं किया इसलिए। ठीक है, तो ठीक है, आप भी वेट एंड वॉच करते हैं। और एक सवाल ये है कि भाई अगर हम इस तरह से बहुत कंजर्व होके चलेंगे तो डिमांड पे असर पड़ेगा, और एक मार्केट को, एक इकोनॉमी को बूस्ट होने के लिए कई बार जानबूझ के मार्केट में पैसा फ्लो किया जाता है कि भाई अपनी जो रेट्स होते हैं, रिवर्स रेपो रेट, इन सब में फेरबदल इसलिए किया जाता है कि भाई ताकि मार्केट में डिमांड बनी रहे, इकोनॉमी बूस्ट होती रहे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। तो अब जब ये सब होगा तो क्या डिमांड नहीं कम हो जाएगी? देखिए पिनाज जी, इसका सीधा सीधा ये होता है कि डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड और सप्लाई का भी तो इफेक्ट होता है। तो जहाँ एक तरफ, ये अभी परसों का ही डेटा है कि पूरे वर्ल्ड में जितना, पहली बार ये वर्ल्ड के इतिहास में हुआ है कि जितना तेल का डिमांड था उससे कम सप्लाई हुआ है। तो जब सप्लाई भी साथ साथ घट रही है, तो इसलिए डिमांड का असर इतना ज़्यादा उस पर नहीं पड़ेगा, कि डिमांड भी इसलिए कमेंसुरेटली कम होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर सोने की भी बात करें तो जिसको कहते हैं गोल्ड रिसाइकिल, तो गोल्ड रिसाइकिल करना, जैसे आपने इन्वर्टर का एग्जाम्पल दिया, आपके पास दादी के, मम्मी के ज़माने का सोना पड़ा है, वो डिज़ाइन आपको पसंद नहीं है, तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप मार्केट जाओ ही मत, आप उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस दो ही मत, आप वो सोने का कुछ करो ही मत, आप मार्केट जाओ, उसको गोल्ड रिसाइकिल करो, नए डिज़ाइन की तरह पहनो, बस बाहर से मत लो। यानी नया डिमांड मत जनरेट करो जिसमें आपको डॉलर में भुगतान करना पड़े, क्योंकि भारत की जो जितनी भी सोने की ज़रूरत है ना, वो सब हम 99% से ज़्यादा उसको हम आयात करते हैं, यानी कि विदेशों से मंगाते हैं। अब जब विदेशों से आप गोल्ड आयात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट जो है डॉलर में होगी, और वही पेमेंट रोकनी है ताकि रुपया जो है और ज़्यादा गिरे ना, डॉलर के मुकाबले मजबूत हो। और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन ये आपस में कहीं ना कहीं महंगाई और आपकी इकोनॉमी, इन सब के लिए बहुत बड़ा फैक्टर भी होती हैं। मैम, क्या क्या चीज़ें मतलब महंगी हो सकती हैं, या फिर सभी कुछ? क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन तो हर चीज़ में होता है, तो सभी कुछ महंगा होगा, या फिर कुछ विशेष सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ पिनाज ये तो अनअवॉइडेबल है? देखो, जब ट्रांसपोर्ट है तो सब कुछ ही है पिनाज जी, तो मुझे लगता है कि बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही बढ़ेगा, लेकिन खाद्यान्न, क्योंकि हमारा उसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी भी आपको आलू प्याज का एग्जांपल दिया, तो खाद्यान्न इतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा तो तेल और डीजल का जो दाम बढ़ने का है। अभी तक भी सरकार कुशन दिए हुई है, जो बहुत एक सराहनीय बात है, लेकिन कब तक वो कुशन चलेगा वो होर्मुज़ पे डिपेंड करता है। खुल भी गया तो भी कहते हैं कि कम से कम 2 महीने लगेंगे चीज़ों को नॉर्मलाइज होने के लिए, तो ये डेफिनेटली बढ़ेगा, और ऑलमोस्ट हर चीज़ ही बढ़ेगी, हर चीज़ ही बढ़ेगी। और अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल, कितना हम लोग अपने आप को कमर कस लें? मतलब कोई कहता है 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, मतलब कितनी कमर कसनी है? देखिए, क्योंकि 1 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है, और पर डे 700 से 1000 करोड़ रुपए का घाटा है, मतलब बिल्कुल। देखिए, लेकिन हमारी सरकार, मैं यही बोलूँगी कि कॉरपोरेट को भी साथ साथ कह रही है कि अभी अगर समय है तो सब ने मिल के चलना है, कि इतने सालों में मुनाफा भी कमाया है, तो अब अगर नुकसान का है तो सारा कुछ हम नहीं दे सकते हैं, जनता को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। इसमें देखो, एक बहुत ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि जो सरकार ने सेंट्रल जो वैट है
उसके रेट कम कर दिए। जितना क्रूड का दाम होता है उसके बाद उस पर सेंट्रल वैट और स्टेट वैट लगता है। तो अब या तो अगली जो जीएसटी काउंसिल होगी, पेट्रोल को भी अगर हम पूरे वैट स्ट्रक्चर, कॉमन जीएसटी स्ट्रक्चर में ले आते हैं, तो ये जो स्टेट्स के बीच में, फॉर एग्जांपल केरला में 29% है और दिल्ली में 19% है। मतलब ये कि अगर 100 रुपये की चीज़ है, आपको मुझको दिल्ली में वो 119 की मिल रही है और वही केरला में बैठे आदमी को 129 की। तो ये अगर स्टेट वैट कम होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दाम मुझे लगता है कि 2 से 6 रुपये के बीच में पेट्रोल की बढ़ने की उम्मीद है, 10-15 वाला नहीं, ताकि जो मार है वो सरकारी कंपनियां भी भुगतेंगी। सरकार ने एक जो 5-6 रुपए के लिए तो तैयार रही है, 10-15 नहीं, कम से कम दीप्ति जी थोड़ी अच्छी बात कह रही इसका हैं। थोड़ा एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो 2013 में जब चिदम्बरम जी और मनमोहन सिंह जी ने ये आह्वान किया था कि गोल्ड मत खरीदिए, तब तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थी, इंटरनेशनल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तब उस समय पेट्रोल का दाम एकदम 2 रुपये और 3 रुपये बढ़ा था, जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत प्रॉब्लम में था। और अभी सरकार ने 4 सालों से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, तो और वैश्विक संकट में भी 75 दिन नहीं बढ़ाए हम, लेकिन तो $70 से कम भी तो है पेट्रोल बैरल, $70 प्रति बैरल से कम भी तो था। तो मतलब 112 पे ये जो रेट फिक्स हुए थे मैडम, ये 95 या $100 प्रति बैरल पे हुए थे, और अब फिर 70 और 68 भी देखा है कंपनीज ने। बहुत सुंदर सवाल। इसका एक और है ऑयल बॉन्ड्स। ऑयल बॉन्ड्स 2005 में जब 2003 में तेल के दाम बढ़ने शुरू हुए, तो मनमोहन सिंह जी की सबसे सराहनीय बात थी, वॉज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। उन्होंने क्या किया, आज की जनता को मत दिखाओ, 2004 में इलेक्शन है, उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स खरीद लिए। ऑयल बॉन्ड्स का सीधा सीधा मतलब कि 10 साल तक कंपनियों को कहा कि तुम्हें मैं नुकसान नहीं झेलने दूंगा, तुम ये बॉन्ड्स रखो, तुम्हें 2015 से लेकर 2026 तक उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सीधा आपको सिर्फ एग्जाम्पल आंकड़ों से समझाती हूँ, यू विल बी शॉक्ड। 1.3 लाख करोड़ के ये ऑयल बॉन्ड्स थे और भुगतान हमने करी है 3.5 लाख करोड़ की। 2 लाख करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट के माध्यम से गया है। तो उस समय जब वैश्विक अगर दरें कम हुई थी, तो अगर हम ये हमने पहले से होर्डिंग कर ली, खरीद के रख लिया, बिल्कुल अपनी कंपनी को सेफगार्ड कर दिया। तो अगर उस समय भी दाम कम कर देते तो इनका इंटरेस्ट तो आपके मेरे टैक्स में पड़ जाता, पैसा तो कहीं ना कहीं हम ही लोग से नहीं तो निकलता। तो सरकार ने वो जो पुरानी उनको विरासत मिली थी उसके क्वेश्चन करते हुए आपके दाम नहीं कम किए। चलिए, तो लगातार क्वेश्चन जो है वो मिल रहा है और कोशिश की जा रही है। तो पेट्रोल डीजल तो भाई महंगा होगा ही, गैस भी महंगी होगी, कमर्शियल सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो कब तक, जिसे कहते हैं ना बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। सो अब जाहिर सी बात है कि अब आपके घरेलू गैस पर भी आज नहीं तो कल कुछ तो आपको बर्डन लेना होगा, मतलब ये मान के चलें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये अपने हाथ में नहीं है ना बिनास जी। जब ये युद्ध वैश्विक युद्ध है और मिडिल ईस्ट अफेक्टेड है, जैसे यूक्रेन रशिया का हुआ, तो हम लोग नहीं अफेक्टेड थे क्योंकि हमारा वहाँ से ऐसा कोई लेन देन कुछ नहीं था। लेकिन ये मिडिल ईस्ट है जहाँ से तेल आता है, गैस आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो ये चीज़ कंट्री के लिए अवॉइडेबल ही नहीं है। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे वेस्ट एशिया को देखो, इस समय पाकिस्तान का तो हाल, चलो मैं पाकिस्तान से तो कंपेयर ही नहीं करती, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, रेट जो है 25 से 45% बढ़े हुए हैं। अमेरिका का अपना गैसोलीन जिसको कहते हैं पेट्रोल डबल हो गया है। तो अमेरिका तो युद्ध करने वाला, अमेरिका के पास तो स्टॉक भी, तो वहाँ क्यों पेट्रोल के दाम डबल हो गए हैं? 2.3 थे डॉलर, अब वो 4.5 हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि ये तो आप तैयार रहिए कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं तो महंगे होने वाले हैं भाई, लेकिन एनर्जी रिसोर्स महंगा होगा तो फिर मेरी टैक्सी भी महंगी होगी, मेरी हवाई यात्रा भी महंगी होगी, मेरी बस यात्रा भी महंगी होगी, थोड़े दिन बाद ऑटो वाले हड़ताल पे जाएंगे कि हमारे रेट बढ़ा दीजिए, है ना, फिर तो सब कुछ ही महंगा होने वाला है। तो इसी के लिए तो सरकार बार बार आपको इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म की बात कर रही है। जब कोविड ने हमें, अब कोविड भी हमारे हाथ में नहीं था, वो भी हमारे पास आपदा आई थी, तो जब हमने वर्क फ्रॉम होम तब डिवाइस कर लिया। हम अगर अभी भी अपना 50% रिडक्शन पे आ जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम जैसी टेक्निक्स करते हैं, अपना तेल बचाते हैं, तो फिर ये संकट इतना बड़ा नहीं होगा और साथ साथ हमारा काम भी नहीं रुकेगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं होगा, मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ क्योंकि कोरोना में ठीक है वर्क फ्रॉम होम हुआ, एनर्जी कंजर्व हुई, उसके खैर वजह दूसरी थी बिल्कुल ही अलग, लेकिन ठीक है वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कई लोगों का ये लॉजिक होता है भाई इतने अच्छे स्टेप्स हैं, अगर आज ये जो काफिला है वो 18 कार से 8 कार पे आ सकता है तो परमानेंट क्यों नहीं कर देते, एनर्जी बचेगी। कई लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम अगर आज 2 दिन कर रहे हो तो भाई इसको लगातार ले आइए, अगर आज पॉसिबल हो सकता है तो बाद में भी हो सकता है, उससे तो फायदा देश का ही होगा। तो क्या इकोनॉमी स्लो डाउन नहीं होता और ऐसा क्यों नहीं परमानेंट कर दें, ये भी थोड़ा समझाइए। इसका अगेन आंकड़ों में ही आंसर है पिनास जी। आंकड़ों के अगर देखें, जैसे कोविड का संकट 21-22 में आया,
तो 23 और मतलब 22 ऑनवर्ड्स की जो हमारी ग्रोथ की दरें थी वो 1-1.5% घट गई। ग्रोथ की दरों से मैं आपको सीधा सीधा समझा देती हूँ। जैसे ये गोल पोस्ट है, मैं कितनी तेज़ी से उस गोल पोस्ट पे जा रही हूँ वो होता है ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट जो हमारा 7 से 7.5% पे चल रहा था वो कम हो गया, वर्ल्ड का 2 से 3 पे आ गया, हमारा लेकिन इन सब सिचुएशंस के बावजूद 1 से 1.5% ही घटा। औरों के मुकाबले हमने बेहतर बिल्कुल। किया। तो लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम चीजें स्थिति नॉर्मल हुई तो वापस हम 7.5 की दर पे पहुंच गए ना। तो ये नहीं है कि परमानेंट अगर वही करें तो फिर हमें परमानेंट 4.5 से 5% की ग्रोथ को एक्सेप्ट यानी करना अगर हम पड़ेगा। परमानेंट कर लेंगे तो ठीक है, एनर्जी तो बचेगी, लेकिन फिर वो मार्केट में जिसे कहते हैं ना पैसा कैसे फ्लोट जी, होगा। जी। मतलब मैं ऑटो नहीं लूंगी तो ऑटो वाले को पैसे कैसे मिलेंगे, है ना। अगर हम लोग दफ्तर में आके लाइट नहीं जलाएंगे, कैंटीन में खाना नहीं खाएंगे, तो सब कुछ जो एक चेन जो होती है वो कहीं ना कहीं जो जिसमें पैसा फ्लो होता रहता हाँ है, जी। मेरी जेब से निकला दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, तो फ्लो रुक जाएगा और उससे इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा। इसीलिए हम ये परमानेंटली नहीं करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और वही हमारी स्ट्रेंथ है। भाई कई बार हम देखते हैं कि रोड पे फुटपाथ बना हुआ है, भी टूटा नहीं है, फिर भी बनाया जा रहा होता है उसे, तो लोग कहते हैं क्यों बन रहा है। इसके लिए बन रहा है कि कई बार होता है कि आपको वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस करते रहना है ताकि मार्केट में पैसा जो है कहीं ना कहीं फ्लो बना करता रहे, इसको बना रहे। वेलोसिटी ऑफ मनी जिसको वेलोसिटी कहते ऑफ हैं। मनी, जी, ठीक है। जी। तो भाई कुल मिला के हमने आपको समझाने की कोशिश की है महंगाई क्यों होगी, कितनी हो सकती है, और उसे भाई देखिए सरकार के पास भी उतने लिमिटेड पैसे हैं, इतने रिसोर्सेज हैं। अब आप अगर किफ़ायत से खर्चेंगे तो आपकी जेब पर बोझ कम पड़ेगा। अगर आपने तय कर लिया है कि लैविश ही रहना है तो भाई अल्टीमेटली कान आपके ही पकड़े जाएंगे। हाँ। लैविश का तो भैया यहाँ एक ही के पास है जो 60 करोड़ की ट्रिप्स कर सकता है, अब हम तो नहीं कर सकते। चलिए, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि भाई महंगे दिन आए, लेकिन थोड़े कम महंगे दिन आए और जल्दी से जल्दी जिसे कहते हैं ना ये निकल जाए। बिल्कुल, और उम्मीद है निकलेगा। चलिए, तो पिनास का पंच में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमारे इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।